नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपके सामने, इंप्रूव द सेंटेंसेस इफ नीडेड, इन केस नो इंप्रूवमेंट इज नीडेड, योर आंसर इज डी। देखिए सेंटेंस इंप्रूवमेंट की एक्सरसाइज आपके सामने है। सेंटेंस आपके सामने है, हर सेंटेंस में एक अंडरलाइन वर्ड आपके सामने मौजूद है। अगर अंडरलाइन वर्ड सेंटेंस के अकॉर्डिंग सही है तो आपका आंसर नो इंप्रूवमेंट यानी कि डी आपका आंसर होगा। और अगर वो सेंटेंस गलत है, इट मींस वो वर्ड जो अंडरलाइन है वो अगर सेंटेंस के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उस शब्द के स्थान पर जो आपका आंसर होगा ऑप्शन में से आपको वो लिखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, विद दीज एक्स्ट्रा पीपल, इन अतिरिक्त लोगों के साथ यू कैन वर्क इजीली विद दिस जॉब, तुम इस जॉब को आसानी से कर सकते हो। देखिए वर्क अंडरलाइन है, अगर वर्क सेंटेंस के अकॉर्डिंग सही है तो आपका आंसर नो इंप्रूवमेंट होना है, और अगर गलत है तो आंसर क्या होगा? वर्क को हटा करके उसके स्थान पर कौन सा शब्द है जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग एप्रोप्रिएट है? देखिए वर्क इजीली विद दिस जॉब, देखिए वर्क के बाद में विद का यूज हुआ है। ऑप्शन आपके पास है, फर्स्ट ऑप्शन है डील। देखिए डील का मतलब होता है किसी के साथ डील करना, इट मींस सौदा करना या व्यवहार करना, वो डील कहना कहलाता है। इंप्रूव किसी चीज में सुधार करना, इंप्रूव कहलाता है। कॉप आपके सामने दे रखा है, देखिए कॉप विद समथिंग होता है, इंग्लिश में एक फ्रेज बनता है कॉप विद समथिंग, और कॉप विद समथिंग का मतलब होता है टू मैनेज समथिंग डिफिकल्ट, टू मैनेज समथिंग डिफिकल्ट, किसी मुश्किल काम को मैनेज कर लेना, किसी मुश्किल काम को सफलतापूर्वक कर लेना, वो कॉप कहलाता है। और वो जिस काम को आप सफलतापूर्वक करते हैं वो काम विद के साथ जुड़ता है, कॉप विद समथिंग। यहां पर विद आपको ऑलरेडी सेंटेंस में दे रखा है, तो अब विद के साथ क्या इस्तेमाल होगा? जी हाँ, वर्क विद नहीं होता, कॉप विद समथिंग होता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, सी आपका सही आंसर है। विद दीज एक्स्ट्रा पीपल, इन अतिरिक्त लोगों के साथ यू कैन कॉप इजीली, वर्क के स्थान पर कॉप का यूज होगा। यू कैन कॉप इजीली विद दिस जॉब, तुम इस काम को आसानी से कर सकते हो, सफलतापूर्वक कर सकते हो। किसी मुश्किल काम को सफलतापूर्वक कर लेना, टू मैनेज समथिंग डिफिकल्ट सक्सेसफुली, टू मैनेज समथिंग डिफिकल्ट सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक कोई काम कर लेना, किसी मुश्किल काम को कर लेना, वो कॉप कहलाता है। और कॉप के साथ हम लोग विद का ही यूज करते हैं, कॉप विद समथिंग। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, सी हमारा आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इट इज हाई टाइम यू स्टार्टेड रिवाइजिंग योर लेसन्स। देखिए हमने बात की थी इट इज टाइम हो या फिर इट इज हाई टाइम हो, ये हमेशा अपने साथ क्या लेते हैं? जी हाँ, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लेते हैं, इट मींस पास्ट सिंपल का यूज ही लेते हैं। इट इज हाई टाइम यू स्टार्टेड रिवाइजिंग योर लेसन। देखिए इट इज हाई टाइम, इसके बाद में जो वर्ब आएगी वो टेंस आएगा, कौन सा आएगा? जी हाँ, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आती है, और सेकंड फॉर्म ही हमारे पास मौजूद है। इट मींस हमें इस सेंटेंस में अब इंप्रूवमेंट की आवश्यकता नहीं है, सेंटेंस हमारा सही है। आपका आंसर डी है, नो इंप्रूवमेंट। इट इज हाई टाइम यू स्टार्टेड रिवाइजिंग योर लेसन्स, आपका सेंटेंस सही है। नेक्स्ट है शी रिमाइंडेड, उसने रिमाइंड करवाया। देखिए रिमाइंड का मतलब होता है याद दिलाना। शी रिमाइंडेड, उसने याद दिलाया था। वेयर टू लीव द पेपर्स, की पेपर को कहां छोड़ना है, लीव छोड़ देना, पेपर्स को कहां छोड़ना है, उसने ये चीज याद दिलाई। देखिए रिमाइंड के साथ स्ट्रक्चर बनता है रिमाइंड समबडी, जिस व्यक्ति को याद दिलाया उसका नाम आएगा, और कोई काम करने की याद दिलाना टू डू समथिंग होता है। जो काम आप दर्शा रहे हो रिमाइंड के साथ वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से दर्शाया जाएगा, लेकिन जिस व्यक्ति को आप याद दिला रहे हो रिमाइंड के बाद तुरंत वो व्यक्ति लिखा जाएगा। अब सेंटेंस देखिएगा, शी रिमाइंडेड, उसने याद दिलाया। वेयर टू लीव अंडरलाइन है आपके सामने। देखिए वेयर टू लीव अगर सही है तो नो इंप्रूवमेंट, और अगर आपको इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है तो आपका आंसर क्या होगा? रिमाइंडेड मी वेयर आई हैड टू लीव, वेयर आई हैड टू लीव, रिमाइंडेड मी वेयर टू लीव। देखिए रिमाइंड के बाद में somebody, उस व्यक्ति का नाम आएगा, तो रिमाइंडेड के बाद में हम लोग मी कह सकते हैं। दो ऑप्शन में हमारे पास मी है। टू डू समथिंग, लेकिन आगे जो एक्शन है वो किससे जुड़ेगा? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। यहाँ हेड का इस्तेमाल हो गया है, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। टू लीव हमारे पास मौजूद है सी ऑप्शन में, तो हमारा आंसर क्या होगा? जी हाँ, सी हमारा आंसर है। शी रिमाइंडेड, उसने याद दिलाया मी मुझको, वेयर टू लीव द पेपर्स, की पेपर्स को कहां रखना है। आंसर आपका सी, रिमाइंड समबडी टू डू समथिंग होता है।
नेक्स्ट है सबिता इनवाइटेड ऑल हर फ्रेंड्स। सबिता ने अपने सारे फ्रेंड्स को इनवाइट किया था फॉर द वेडिंग, शादी के लिए, वेडिंग शादी। बट नन ऑफ देम, लेकिन उनमें से कोई भी केम टू द फंक्शन, फंक्शन में नहीं आया। देखिए केम टू द फंक्शन अंडरलाइन है, सही है या गलत है। देखिए फंक्शन के लिए केम का इस्तेमाल नहीं होता, अटेंड द फंक्शन होता है। कोई भी शादी या पार्टी अटेंड करना कहलाता है, तो केम के स्थान पर क्या आएगा? जी हाँ, अटेंड का यूज होगा। और अटेंड के साथ हम लोग किसी भी प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए टू की आवश्यकता नहीं है। अटेंडेड द फंक्शन, अटेंड द वेडिंग, अटेंड द फंक्शन, अटेंड द पार्टी, तो अटेंड के बाद में किसी प्रेपोजिशन की आवश्यकता नहीं है। तो हमारा सही सेंटेंस क्या होगा? सबिता इनवाइटेड ऑल हर फ्रेंड्स फॉर द वेडिंग बट नन ऑफ देम केम टू के स्थान पे अटेंडेड द फंक्शन, नन ऑफ देम अटेंडेड द फंक्शन, लेकिन किसी ने भी फंक्शन अटेंड नहीं किया। बी आपका आंसर है। देखिए सी में दे रखा है रेस्पॉन्डेड। रेस्पॉन्ड का मतलब होता है प्रतिक्रिया देना, उत्तर देना या प्रतिक्रिया देना, दैट इज रेस्पॉन्ड करना कहलाता है। आंसर हमारा बी, अटेंडेड। नेक्स्ट है ही हैज फॉर गुड लेफ्ट इंडिया। देखिए पूरा ही सेंटेंस अंडरलाइन है। इट मींस इस सेंटेंस का जो ऑर्डर है, शब्दों का क्रम जो है वो गलत है। आपको सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से सेंटेंस को लिखना है। देखिए यहाँ पे फॉर गुड का इस्तेमाल हुआ है। फॉर गुड का शाब्दिक मीनिंग तो अच्छे के लिए होता है, लेकिन फॉर गुड ये एक ईडियम भी होता है। इसका मतलब होता है हमेशा के लिए, फॉर एवर। तो इस सेंटेंस का अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा? ही हैज लेफ्ट इंडिया, उसने इंडिया छोड़ दिया था, फॉर गुड हमेशा के लिए, उसने हमेशा के लिए इंडिया छोड़ दिया था। तो यहां हमारा सही सेंटेंस क्या होगा? जी हाँ, बी हमारा आंसर है। ही हैज लेफ्ट इंडिया, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारा सब्जेक्ट है। ही हैज लेफ्ट इंडिया, उसने इंडिया छोड़ दिया, भारत छोड़ दिया। फॉर गुड ये हमारा इडियम है, हमेशा के लिए। ही हैज लेफ्ट इंडिया फॉर गुड, उसने हमेशा के लिए इंडिया छोड़ दिया। आंसर आपका बी है। नेक्स्ट है आई विल बी गिविंग ब्लड इन द हॉस्पिटल एट 9 AM टुमारो। मैं 9 बजे कल हॉस्पिटल में ब्लड दे रहा हूंगा। देखिए गिविंग ब्लड है। देखिए गिविंग का मतलब होता है कोई चीज देना, गिविंग, लेकिन ब्लड जो है वो दिया नहीं जाता, उसको दान किया जाता है। और दान करने को हम लोग कहते हैं डोनेट करना। तो आपका आंसर क्या होगा? जी हाँ, सी आपका आंसर है। आई विल बी डोनेटिंग ब्लड, मैं ब्लड डोनेट कर रहा हूंगा इन द हॉस्पिटल एट 9 AM टुमारो। कल 9 बजे मैं हॉस्पिटल के अंदर ब्लड दे रहा हूंगा, यानी ब्लड दान कर रहा हूं। इट मींस आंसर आपका डोनेटिंग होना है। दान करना दैट इज डोनेट करना। देखिए कंट्रीब्यूट ये होता है योगदान करना, कंट्रीब्यूट। एक्सचेंज ये होता है किसी चीज के बदले कोई चीज लेना, आदान प्रदान करना, दैट इज एक्सचेंज। और दान करना हमारा डोनेट करना कहलाता है, दान करना। और ब्लड जो है वो डोनेट किया जाता है। तो आंसर हमारा सी है। आई विल बी डोनेटिंग ब्लड इन द हॉस्पिटल एट 9 AM टुमारो। नेक्स्ट है प्लीज रिपोर्ट टू मी। प्लीज मुझे रिपोर्ट कीजिएगा व्हेन यू रिटर्न बैक फ्रॉम दिल्ली, जब तुम दिल्ली से वापस आते हो। देखिए रिटर्न है, यू रिटर्न बैक फ्रॉम दिल्ली, पूरा ही क्लास जो है अंडरलाइन है। देखिए यहां रिटर्न का इस्तेमाल हुआ है। देखिए रिटर्न का मतलब ही होता है गो बैक या कम बैक, वापस जाना या वापस आना, दैट इज रिटर्न कहलाता है। जब भी हम लोग रिटर्न का यूज करेंगे तो रिटर्न का मतलब ही होता है वापसी या वापस लौटना। उसके साथ कभी भी बैक का यूज नहीं होता, क्योंकि रिटर्न का मतलब ही वापस आना। बैक का जो अर्थ है वो रिटर्न के अंदर ही समाहित है। तो रिटर्न के साथ हम लोग कभी भी बैक का यूज नहीं करते। हाँ, अगर रिटर्न के साथ में हम लोग कम का यूज करते हैं, अगर रिटर्न के स्थान पर हम लोग कम का यूज करते हैं तो कम के साथ हम लोग बैक लगा सकते हैं, कम बैक वापस आना। लेकिन रिटर्न के साथ बैक की आवश्यकता आपको नहीं है, क्योंकि रिटर्न का मतलब ही वापसी होता है। बैक का अर्थ इसी के अंदर ही मौजूद है। तो यहां आपके लिए सही आंसर कौन सा है? जी हाँ, प्लीज रिपोर्ट टू मी व्हेन यू रिटर्न फ्रॉम दिल्ली। बैक की आपको आवश्यकता नहीं है। ए में भी आपके बैक लगा हुआ है और सी में भी आपके बैक लगा हुआ है। इट मींस आंसर हमारा क्या होगा? बी आपका आंसर है। प्लीज रिपोर्ट टू मी व्हेन यू रिटर्न फ्रॉम दिल्ली। रिटर्न के साथ हमें बैक की आवश्यकता नहीं है। रिटर्न का मतलब ही हमारा कम बैक होता है। नेक्स्ट है बाय द टाइम दे रीच द रेलवे स्टेशन द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। देखिए दो क्लास आपके पास हैं, दो एक्शन हमारे पास हैं। पहला एक्शन किससे दर्शाया गया है? जी हाँ, रीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से दर्शाया गया है। बाय द टाइम दे रीच द रेलवे स्टेशन, जब वो रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे।
द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, ट्रेन जो है वो जा चुकी होगी या चली गई होगी। देखिए विल हैव लेफ्ट कौन सा टेंस है ये? जी हाँ, फ्यूचर परफेक्ट। और टेंस पढ़ते समय हमने बात की थी, जब फ्यूचर में हमारे पास दो एक्शन है, उनमें से पहले जो एक्शन होता है वो किस में जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट में। और जो एक्शन लेट होगा वो किस में जाएगा? जी हाँ, प्रेजेंट सिंपल में। और यही सीक्वेंस आपके पास मौजूद है। बाय द टाइम दे रीच द रेलवे स्टेशन, जब वो रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, ट्रेन तो जा चुकी होगी या चली गई होगी। देखिए पहले काम कौन सा होगा? जी हाँ, ट्रेन के जाने का फ्यूचर परफेक्ट में ही होना है और फ्यूचर परफेक्ट में ही है। इट मीन्स सेंटेंस में इंप्रूवमेंट की आवश्यकता नहीं है। डी आपका आंसर है, सेंटेंस आपका सही है। बाय द टाइम दे रीच द रेलवे स्टेशन, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, सेंटेंस हमारा सही है। नेक्स्ट सेंटेंस है द चीफ गेस्ट डिक्लेयर्ड ओपन, चीफ गेस्ट ने डिक्लेयर किया, ओपन डिक्लेयर किया, शुभारंभ किया द 49th स्पोर्ट्स मीट ऑफ द स्कूल। बताइएगा, देखिए डिक्लेयर्ड ओपन आपके सामने मौजूद है। डिक्लेयर्ड कौन सी फॉर्म है? जी हाँ, वो आपकी सेकंड फॉर्म है। चीफ गेस्ट जो है उसने डिक्लेयर्ड ओपन किया यानी खेलों का शुभारंभ किया। देखिए काम प्रेजेंट में हुआ है पास्ट में? जी हाँ, पास्ट में हुआ है और पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही इस्तेमाल होगा। डिक्लेयर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही इस्तेमाल है। देखिए डिक्लेयर्ड के पश्चात ओपन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? जी हाँ, फर्स्ट फॉर्म है। इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है क्या? देखिए दो सेंटेंस आपके सामने लिखता हूं, दो सेंटेंस आपके सामने है। फर्स्ट है द डॉग फाउंड द डोर ओपन। देखिए ओपन किसके लिए आया है? जी हाँ, डोर के लिए आया है, नाउन के लिए आया है। द डॉग फाउंड द डोर ओपन, कुत्ते को दरवाजा खुला मिला। देखिए दरवाजा उसने ओपन किया है, उसको ऑलरेडी खुला हुआ मिला। जी हाँ, दरवाजा जो है उसको ऑलरेडी खुला हुआ मिला। इट मीन्स काम उसको कंप्लीट करा कराया मिला, काम कंप्लीट हो चुका था। तो हमने बात की थी एडजेक्टिव्स पढ़ते समय, अगर काम कंप्लीट है तो हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन नीचे वाला सेंटेंस पढ़िएगा, द डॉग पुश्ड द डोर ओपन, कुत्ते ने धक्का देकर दरवाजा खोला। अब उसको दरवाजा ओपनड मिला या उसने काम किया? जी हाँ, उसको काम करा कराया नहीं मिला, उसने खुद काम किया है। तो ऐसी स्थिति में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंस हमारा दोनों ही सही है। अब सेंटेंस पे आइएगा, द चीफ गेस्ट डिक्लेयर्ड ओपन, चीफ गेस्ट ने खुद खेलों का शुभारंभ किया या उसको ओपन मिला पहले से? जी हाँ, उसने खुद किया। इट मींस हमारा सेंटेंस किसके अकॉर्डिंग होगा? सेकंड सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही ये सेंटेंस होगा। तो डिक्लेयर्ड ओपन, देखिए सेकंड फॉर्म है और आगे उसने खुद ओपन किया है, ना कि उसको ओपन मिला है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल हुआ है। इट मींस सेंटेंस हमारा सही है। नो इंप्रूवमेंट, सेंटेंस में इंप्रूवमेंट की आवश्यकता नहीं है, सेंटेंस हमारा सही है। नेक्स्ट है द यंग आर्किटेक्ट हैड डिवाइज्ड मैनी बिल्डिंग्स बिफोर कमिंग टू बॉम्बे। देखिए उस यंग आर्किटेक्ट ने हैड डिवाइज्ड मैनी बिल्डिंग्स, काफी सारे बिल्डिंग्स को डिवाइज किया। देखिए डिवाइस का मतलब क्या है? देखिए डिवाइस का मतलब होता है आविष्कार करना, आप कह सकते हो, या फिर किसी काम को करने का नया तरीका निकालना, नया तरीका तलाश करना, नया तरीका ढूंढना, डिवाइस करना या आविष्कार करना कहलाता है। द यंग आर्किटेक्ट हैज डिवाइज्ड मेनी बिल्डिंग्स बिफोर कमिंग टू बॉम्बे। बॉम्बे आने से पहले उस आर्किटेक्ट ने काफी सारे बिल्डिंग्स को डिवाइस किया। देखिए बिल्डिंग को डिवाइस नहीं किया जाता, उसको डिजाइन किया जाता है। तो आंसर आपका क्या होगा? जी हाँ, ए आपका आंसर है। द यंग आर्किटेक्ट हैड डिजाइन्ड मेनी बिल्डिंग्स बिफोर कमिंग टू बॉम्बे। देखिए बी में दे रखा है कंसीव। कंसीव का मीनिंग होता है किसी चीज को समझना, अंडरस्टैंड करना, किसी चीज को समझना कंसीव कहलाता है। या फिर महिला का गर्भ धारण करना, प्रेग्नेंट होना, वो भी हमारा कंसीव कहलाता है। प्लान, किसी चीज को योजना बनाना, प्लान करना। आंसर आपका ए है, डिजाइन। द यंग आर्किटेक्ट हैड डिजाइन मेनी बिल्डिंग्स बिफोर कमिंग टू बॉम्बे।